गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप जिस टाइम भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। मैं अंकित शर्मा अपने चैनल फिजिक्स गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकंड क्लास है, मैंने कल ही स्टार्ट की थी, आज ये दूसरी क्लास है। कल हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा था, इनर्शियल फ्रेम पढ़ा था, नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ा था। यानी कि इनर्शियल का मतलब है इनर्शिया, यानी कि जड़त्व, जहाँ न्यूटन के पहले नियम का फॉलो होता है उसे क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम। और जहाँ न्यूटन के नियम का फॉलो नहीं होता फर्स्ट लॉ का, उसे क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये कल मैं बता चुका था। जिसे दिक्कत हो पिछली वीडियो देख ले जाकर, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फर्स्ट ईयर की, वो देख लीजिए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम न्यूटन्स के लॉ ही पढ़ने वाले हैं। देखो सेम मैंने आपको पहले ही बताया, ये केवल 11वीं क्लास है, लेकिन 11वीं आपकी हिंदी में थी, इस बार आपको इंग्लिश में करनी है। न्यूटन के लॉ आप भली बात ही जानते हैं। न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ आप जानते हो, पहले लॉ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। लेकिन हिंदी में नहीं पढ़ना बच्चों, इंग्लिश में पढ़ना है आपको। तो लॉ मतलब नियम ऑफ जड़त्व क्या बोलते हैं, इनर्शिया। दूसरा आपको याद होगा F=m में पढ़ा था। तीसरा आपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा था, इन्हें अभी बताएंगे। आप लिखिए न्यूटन्स लॉ में, न्यूटन लॉ में लिखिए, न्यूटन गेव 3 लॉज। न्यूटन गेव 3 लॉ, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन गेव 3 लॉज, ठीक। पहला लॉ डाल लीजिए अब हेडिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखो आप फर्स्ट लॉ से भली बात ही परिचित हो, यहाँ दिख नहीं रहा, LAW लिखा हुआ है। फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम कहते हैं। देखो हिंदी में बात करूं तो ये जड़ प्लस तव, तव का मतलब है त्वरण। त्वरण कब आता है किसी वस्तु में, जब कोई वस्तु चल रही होती है। जड़ मतलब रुका हुआ, जहाँ जड़े जमा ली। तो ये रुके हुए के और चलने को नियम को लेकर परिभाषित आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, ठीक। इसका एक एग्जाम्पल भी अब आप सोच रहे हो कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, हम फुटबॉल में लात मार रहे हैं, वो तो चलती ही नहीं रहती, वो तो रुक जाती है। सुनो, आ जाओ, थम जाओ, बता रहे हैं। देखो आप बस में बैठे हो, बस चल रही है 30, 40, 50, 60 की स्पीड से। सडनली बस में ब्रेक लगता है, आप एकदम आगे की तरफ आते हो। क्यों आते हो? क्योंकि बस चल रही थी, बस के साथ साथ आपकी बॉडी भी चल रही थी। और जब ब्रेक लगते हैं बस तो रुक जाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी कहती है नहीं मैं चल रही हूँ तो मैं चलती ही रहना चाहूँगी। लेकिन आप शरीर की ताकत या बल लगा के उसे वहीं रोक लेते हो। तो यो एग्जाम्पल था, अगर चलती है तो चलती ही रहना चाहेगी। अब आप बाइक पे बैठे हो, बाइक रुकी हुई है, एकदम बाइक वाले ने स्टार्ट करके सडनली रेस दे दी, आप एकदम पीछे की साइड गिरते हो। क्यों? उसका रीज़न ये है, आप एक जगह रुके हुए थे, बाइक भी रुकी हुई थी, बाइक एकदम चलने लगी तो आपकी बॉडी कहती है मैं जहाँ थी रुकी हुई मैं वहीं रहना चाहूँगी। लेकिन आप बल से लगा के उसे आगे ले जाके चलने लगते हो बाइक के उसमें। तो फुटबॉल क्यों रुकते हैं? क्योंकि उस पर ग्रेविटी लगी हुई है, गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा उस पर घर्षण फ्रिक्शन बल भी लगता है। अगर आप ये चीज़ खत्म कर दो तो बल आपने किसी वस्तु पर लगा दिया तभी रुकेगी वो, अदरवाइज वो नहीं रुकेगी, ठीक। समझ गए इस चीज़ को? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी ही रहेगी तब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। इसे इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं इसे, देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज इन मोशन। देखो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी वाले स्टूडेंट आते हैं एकदम, उन्हें इंग्लिश में दिक्कत होती है। ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज इन मोशन, यानी कि एक पिंड जो गति में है गति में ही रहता है। एंड ए बॉडी इन रेस्ट कंटिन्यूज इन रेस्ट, यानी कि एक पिंड जो गति में ही रहना चाहेगा और एक पिंड जो विराम में है विराम में ही रहना चाहेगा। अनटिल, जब तक एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। लिख लेना,
A body in motion continues in motion and a body in rest continues in rest until any external force is applied on it. ठीक, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर लिख लिया, लिखो इट इज ऑल्सो नोन एज, यह जाना जाता है किस नाम से, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भाई, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। ठीक, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब डाल लो न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक, आपने ये पढ़ा है F=m में, रियलिटी में न्यूटन का लॉ ये नहीं था, ये हमने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया था, क्योंकि इंसान है ना, हम सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग पसंद करते हैं। न्यूटन में रियलिटी में क्या गया था, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। तो आप देखिए F बराबर करोगे तो यहाँ कोई नियतांक आता है K, जिसे कांस्टेंट बोलते हैं, तो F= आपका P क्या होता है, mv होता है, तो P की जगह पे आप mv रखोगे अपॉन dt। m न्यूटन के अनुसार क्या है, एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, यानी कि यो अनचेंज रहते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो m डिफरेंशियल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल नहीं होता। m dv अपॉन dt, dv क्या है, वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, आपका क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो k m में ये बचिया, जनरली या SI यूनिट के लिए आप k की वैल्यू क्या लेते हो, 1 लेते हो, तो F= आपका क्या बचता है, केवल m में। आप ओरिजिनली ये लो पढ़ते हो, लेकिन हकीकत में ये लो था। ठीक, हम ये वाला लिखेंगे और फिर ये भी लिखेंगे। ठीक, लिखे न्यूटन सेकंड लॉ, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अभी हिंदी भी बताऊंगा, टेंशन ना लो, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली DIRECTLY, आपको ज्यादा स्पेलिंग बोलनी पड़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल PROPORTIONAL, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, अपॉन में समय आ जाता है तो उसे दर बोलते हैं, संवेग परिवर्तन की दर सुना होगा ना, और दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, और इसका मतलब होता है या, और वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, ACCELERATION, मास मतलब द्रव्यमान, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स मतलब बल। हमने लिखवाया था द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, यानी कि किसी पिंड पर आरोपित बल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है समानुपाती होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर के, या द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो ये न्यूटन का क्या था, दूसरा नियम, लिख लीजिए, छाप लीजिए जल्दी, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, हम डालते हैं अब नेक्स्ट। आप वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब डाल लो न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ से आप भली भांति परिचित हो। क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रति एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है बराबर परंतु विपरीत दिशा में, यही तो पढ़ा है। तो इसे इंग्लिश में कैसे लिखो, क्रिया को क्या बोलते हैं, एक्शन, प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो प्रत्येक क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है, तो प्रत्येक को क्या बोलते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है, लेकिन बट इन अपोजिट, विपरीत
दिशा में। एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लिख लो, यही तो नियम लिखा मैंने। कोई इंग्लिश में आपकी वो नहीं ला रहा अंग्रेजों वाली, जो रियल लाइफ में आप बोल सकते हो, समझ सकते हो, उस तरीके से लिखा रहा हूँ जो आपको दिक्कत ना हो। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है परंतु विपरीत दिशा में, बराबर प्रतिक्रिया होती है परंतु विपरीत दिशा में। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन लो। एक्शन रिएक्शन लो, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। देखो बच्चों, अभी मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि अभी मेरे साथ कम बच्चे जुड़े हुए हैं। जब नए बच्चे जुड़ जाएंगे नहीं तो उनका लॉस होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़िए, ताकि मैं एक एक घंटे, डेढ़ घंटे की लेंथी वीडियो बना सकूं। ठीक, कल आपका एक टॉपिक चलेगा, ये आपकी पहली यूनिट चल रही है, पहली बुक की। बुक के मैं तीनों नाम बता चुका हूँ इससे पहली वीडियो में, यूनिट कह रहा वीडियो में। और आपकी इस बुक का नाम है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ठीक, कल हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण पढ़ेंगे कल हम। देखियो है नहीं 11th वाला पोर्शन, तो आपका सेम वही है, हमें वही पढ़ना है 11th का। ठीक, तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, मुस्कुराते रहिए, माँ बाप को खुश रखिए।